हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कौशलेंद्र कुमार सिंह और फिजिक्स के अंदर आपकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम रैपिड रिकॉल नाम से, जिसके अंदर हम चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एक क्विक रिवीजन हम उनका करने वाले हैं। तो इस सीरीज में पहला जो चैप्टर लिया है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और आज हम इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उनको फटाफट से विद इन 25 टू 30 मिनट हम कवर करेंगे, जिससे कि हमें एग्जाम के अंदर रिवीजन करने में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो चलो फटाफट से चैप्टर को रिवाइज करते हैं, देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमको याद रख लेनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है बात चार्ज से। चार्ज क्या है? इट इज नथिंग बट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटेड विद सम फॉर्म ऑफ मैटर, जिसकी वजह से मैटर मैग्नेटिक फिनोमेना और इलेक्ट्रिक फिनोमेना इनको एक्सपीरियंस करता है, ऐसा बिहेवियर शो करता है और एक्सपीरियंस करता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं। दो तरीके के चार्जेस होते हैं। किसी न्यूट्रल एटम से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो यही न्यूट्रल एटम एक पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, तो यही जो न्यूट्रल एटम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। सो पॉजिटिव चार्ज कम्स आउट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज ये बनता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, चार्जेस की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो चार्जेस आर कंजर्व्ड, खास तौर से आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम अगर है तो, आइसोलेटेड चार्जेस अगर हैं तो वो कंजर्व्ड रहते हैं। अगर वो किसी और सिस्टम से इंटरैक्ट नहीं कर रहे, चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड, जो कि मास की भी एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसा हमने पढ़ रखा है। ठीक है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में, किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का होता है। ठीक, फिर आता है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। दैट मीन्स जहां कहीं भी मास है हमारे पास, जरूरी नहीं है कि वहां पे चार्ज हो, लेकिन जहां कहीं भी चार्ज है वहां पे मास जरूर रहता है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन के पास मास है, पर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर चार्ज है तो मास होना जरूरी है, मास है तो चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं है। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, मास की तरह। जैसे मास हमारा रिलेटिविस्टिक मास की वैल्यू होती है m0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो अगर कोई पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की स्पीड से अगर मूव कर रहा होता तो उसका मास जो है वेरी कर जाता है, ऐसा चार्जेस के साथ नहीं होता। दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, बाकी चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, दोनों ही फील्ड्स प्रोड्यूस करता है। और चार्ज अगर एक्सेलरेटेड हो तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन, तीनों के तीनों फॉर्म में वो हमको इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, देन आता है कुलाम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। कहता है अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हो तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, एक नए तरीके का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको हम बोल सकते हैं, जो कि इसके चार्ज की वजह से आ रहा है। और इस फोर्स की वैल्यू होती है k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां k जो है ये कांस्टेंट है, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू हो जाती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक, दैट इज कूलम्स। फिर आता है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। जैसे हमारे पास अगर दोनों चार्जेस किसी एक मीडियम के अंदर हमने रखे हुए हैं तो इन पे लगने वाले फोर्स पे फर्क आ जाता है, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे रिड्यूस हो जाता है? अगर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ऐसे डिफाइंड है। एप्सिलॉन इस मीडियम की परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो इनका जो रेशियो होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम भी बोलते हैं। तो अगर ऐसे किसी मीडियम के अंदर हमारे चार्जेस रखे हुए हैं तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो एयर में लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिवाइडेड बाई रिलेटिव परमिटिविटी के हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वेक्टर फॉर्म में अगर मेरे पास दो चार्जेस स्पेस में कुछ ऐसी जगह पे रखे हुए हैं कि Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है और Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है, और मुझे Q2 की वजह से Q1 पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टोरियली अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा F12 दैट मींस फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2 दैट इज F12 वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो यहां पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, हमें चार्जेस के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो अगर पोजीशन वेक्टर्स मुझे दिए हुए हैं तो क्या मैं ये एक वेक्टर निकाल सकता हूं, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम डिफाइन करते थे। अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलूं तो R12 वेक्टर ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2, and this vector, the magnitude of this vector will be nothing but the distance between the charges। तो यहां पे distance between the charges हम ऐसे लिख देते हैं R12 वेक्टर का होल स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब इसमें हमको डायरेक्शन भी देनी है, तो अगर चार्ज 1 पे लगने वाले फोर्स की अगर मैं बात करूं और ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम चार्ज Q2 होगा। तो डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस होगी और अवे फ्रॉम दिस, यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है, सॉरी ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में हमारा ये वाले फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसी डायरेक्शन में इससे मैं अगर मैं यूनिट वेक्टर एक लिख दूं, इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर लिख दूं तो ये डायरेक्शन बता देगा और ये मैग्नीट्यूड बता देगा। इस तरीके से हम फोर्स को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसमें और चेंज करूं, इस यूनिट वेक्टर को ऐसा लिख दूं के Q1 Q2 बाई R12 होल स्क्वायर, और इसको लिख दूं R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 दैट इज द यूनिट वेक्टर, इसकी डेफिनेशन होती है। तो ये मेरे पास बन जाता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ये हमारा F12 हो जाएगा, जहां R12 वेक्टर क्या है, R12 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2। ठीक है, इस तरीके से हम कूलम्ब फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया फोर्स चार्ज 1 पे लगने वाला फोर्स चार्ज 2 की वजह से। सिमिलरली अगर मुझे 2 पे 1 की वजह से लगने वाला चार्ज लिखना है तो यहां 2 1 लिख देंगे और यहां पे भी 2 1 हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट इतना ही है, कंसेप्ट आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक Q0 चार्ज है, Q1 की वजह से फोर्स इस पे F1 लग रहा है, Q2 की वजह से F2 लग रहा है, Q3 की वजह से F3 लग रहा है, ऐसे Q4 की वजह से F4 लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी सिंपली द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर फोर्सेस। बेसिकली हर एक फोर्स का इंडिविजुअल इफेक्ट जो है, अगर वो सारे इफेक्ट्स को मैं सुपर इंपोज कर दूं तो नेट इफेक्ट मिल जाएगा, ऐसा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज Q हमारे स्पेस में है तो वो अपने चारों तरफ एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी फील्ड क्रिएट करता है, एक ऐसी जगह बनाता है जहां पे उसका एक इफेक्ट होता है। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट अगर आपको देखना है तो आपको कोई एक टेस्ट चार्ज इसके आसपास लाना होगा। अगर मैं एक टेस्ट चार्ज इसके आसपास करीब में, इसके चारों तरफ की फील्ड में कोई एक टेस्ट चार्ज Q0 ले आऊं, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करने लगेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। ये इसका एक इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल लेके जाएंगे तो वो एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये फील्ड जैसे जैसे हम देखा गया कि चार्ज के पास जाते हैं इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है और जैसे जैसे दूर जाते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो इसको क्वांटिफाई किया गया। क्वांटिफाई किसके टर्म में किया गया है? क्वांटिफाई कैसे किया जाएगा कि किसी भी चार्ज की कुछ दूरी पे, है ना, कुछ दूरी पे, r डिस्टेंस पे, इस चार्ज से r डिस्टेंस पे इसकी जो फील्ड है उसकी ताकत कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज ले जाऊंगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टेस्ट चार्ज ले जाऊंगा और इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स देखूंगा। जितना फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे लग रहा है,
डिवाइडेड बाई द टेस्ट चार्ज इटसेल्फ विल बी फील्ड। फील्ड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, यही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ये आप इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, या एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ई, है ना। यानी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी चार्ज की वजह से, तो उस पे लगने वाला फोर्स अगर मुझे निकालना है तो फोर्स विल बी क्यू नॉट टाइम्स ई हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये फोर्स वेक्टर है डिवाइडेड बाय स्केलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बेसिकली ये बताएगी किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे पता है वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं एक दूसरा चार्ज कोई लेके जाऊंगा उस पॉइंट पे, तो उस पे कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का, ठीक है। एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मैं बात करूं तो आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड वाइज है। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी चार्ज हो जाती है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स दी चार्ज हो जाती है, पर मैग्नीट्यूड यही रहता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से हो गया। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के भी अंदर आता है कि अगर मेरे पास चार चार्जेस हैं और किसी एक पॉइंट पे इन चारों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो वो भी सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा, क्योंकि भाई कंसेप्ट तो बना है फोर्स से ही ना, तो फोर्स अगर सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है तो ये भी फॉलो करेगा। इस Q1 चार्ज की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास E1 है, Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, Q3 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, और Q4 चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E4 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिंपली द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक आता है न्यूट्रल पॉइंट का, कि दो चार्ज मेरे पास दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट ढूंढो, या उन दोनों की वजह से न्यूट्रल पॉइंट ढूंढो। तो इसमें दो केसेस बनते हैं। अगर चार्जेस आर लाइक, है ना, लाइक चार्जेस का मतलब दोनों पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, या फिर बोथ नेगेटिव। इस केस में कैसे करेंगे? तो इन दिस केस न्यूट्रल पॉइंट लाइज इन बिटवीन द चार्जेस। इस केस में न्यूट्रल पॉइंट जो है वो चार्जेस के बीच में लाई करता है। एंड अगर अनलाइक या ऑपोजिट चार्जेस के केस में, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इन दिस केस न्यूट्रल पॉइंट लाइज outside the charges in the line joining the charges, है ना, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। कहने का मतलब यह है कि अगर दो केस बनाते हैं, इसमें अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन, द पोजीशन ऑफ, यहां पे मैं सीधा लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट ऑफ n, बोथ सेम है ना, तो +1 हो जाएगा। और इस केस में x दैट इज पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, ये हो जाता है d अपॉन अंडर रूट ऑफ n -1, है ना। काइंड ऑफ ए शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूला काफी है ना, इससे खूब काम आपका बढ़िया से चल जाता है। अंडर रूट ऑफ n -1, यहाँ n क्या है, d क्या है, d दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, एंड n इज बिगर चार्ज अपॉन बिगर चार्ज डिवाइडेड बाई स्मॉलर चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड ऑफ बिगर चार्ज डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज, इतनी सी ही बात है, ठीक है। इस वाले केस में और x हमेशा कहां से है, x इज ऑलवेज, यहां पे एक पॉइंट और है फॉर्मूले के साथ, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, है ना, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज।
तो करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में कि जब भी हमारे पास दो चार्जेस आएंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, बराबर हो तो बिल्कुल बीच में हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक छोटा है और एक बड़ा है चार्जेस, तो जो छोटा वाला चार्ज है चाहे पॉजिटिव, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो बीच में पड़ेगा, छोटे वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे बीच में, है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस ही पड़ता है। और अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो छोटे वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस आउटसाइड, इतनी सी ही बात है। एक्स यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, अंडर रूट एन इज नथिंग बट Q2 बाई Q1, है ना, बड़ा वाला चार्ज डिवाइडेड बाई छोटा वाला चार्ज। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट हो गया। देन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। खूब भर भर के इसके अंदर फॉर्मूले होते हैं जिसके डेरिवेशन हम क्लास में करते हैं, यहां पे डेरिवेशन नहीं करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास एक इलेक्ट्रिकली चार्ज लाइन चार्ज जो आर्क के शेप में है और सेंटर पे जो एंगल टोटल सबटेंड कर रहा है वो थीटा सबटेंड कर रहा है, ऐसे चार्ज सिस्टम की वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, where lambda is the charge per unit length charge distribution on the circumference of this। अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होती है, और अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। मैग्नीट्यूड दोनों ही केस में 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 हो जाता है। ठीक है, इसी पे बेस्ड अगर मेरे पास क्वार्टर सर्कुलर आर्क है तो इसमें आप फॉर्मूले में रखोगे तो ये √2k लैम्डा बाई आर आ जाता है ना। दो कंपोनेंट होते हैं इसके, इस डायरेक्शन में k लैम्डा बाई आर और इस डायरेक्शन में k लैम्डा बाई आर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेमी सर्किल अगर है तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम दी चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है तो 2k लैम्डा बाई आर इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, लैम्डा हर एक केस में, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। लैम्डा हर एक केस में क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। अगर मेरे पास पूरा कंप्लीट रिंग है तो इसके अंदर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ड्यू टू सिमेट्री नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। फिर हमारे पास एक फाइनाइट रॉड है, फाइनाइट रॉड जिसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलाम पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है। आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पैरेलल कंपोनेंट, ई पैरेलल होता है k लैम्डा बाई आर कॉस बीटा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, देख लीजिएगा यहाँ पे थीटा 1 ये है, थीटा 2 ये है, और ई परपेंडिकुलर हो जाता है k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, ये किसी फाइनाइट रॉड के लिए, फाइनाइट लेंथ की रॉड के लिए होता है। ठीक है, अगर मेरे पास इनफाइनाइट लेंथ की है ना, दोनों तरफ इनफाइनाइट है, तो इस केस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाता है 2k लैम्डा बाई आर और पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0। आगे बढ़ते हैं, सेमी इनफाइनाइट के लिए दोनों ही k लैम्डा बाई आर हो जाते हैं, पैरेलल कंपोनेंट भी k लैम्डा बाई आर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी क्या हो जाता है, k लैम्डा बाई आर इस केस में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, रिंग हमारे पास एक है और रिंग की एक्सिस पे पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, रिंग के सेंटर पे तो हमने देख लिया, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, 0 हो जाती है, पर एक्सिस पे यहां से एक्स डिस्टेंस पे अगर किसी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होती है और मैग्नीट्यूड होता है KQX डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, नॉट अंडर रूट ऑफ बट ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, टू दी पावर 3/2 टू दी पावर 3/2। ठीक है, ये हो जाता है। इसका ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें पूछा जाता है ना, ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ग्राफ में पूछा जाता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे, और यहां से सेंटर से r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। आप r/√2 इसके अंदर डाल के मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पास एक चार्ज डिस्क है तो डिस्क की वजह से x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ज्यादा इसका यूज नहीं पड़ता, ज्यादा इस पे क्वेश्चन देखे नहीं जाते। ठीक है, पर डिस्क की वजह से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देन अगर मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसके अंदर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहां से x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। इनफाइनाइट शीट होनी चाहिए, ये एक्स जो है इसके डायमेंशंस के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास कंडक्टिंग शीट है ना, कंडक्टिंग शीट है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाती है, ठीक है। याद रहे दोनों की ही केसेस में इनफाइनाइट शीट है और यहाँ पे एक्स पे डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड नहीं करती, ना इस वाले केस में, ना ही नेक्स्ट केस में एक्स पे डिपेंडेंस नहीं होता। फिर आता है हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इंसुलेटर होना चाहिए क्योंकि कंडक्टर के अंदर अगर मैं चार्ज डालता हूं तो वो सरफेस पे आ जाता है। इंसुलेटिंग स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज अगर भरा हुआ है तो इसके अंदर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज 0। इनसाइड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड की बात करूं तो ये होता है के क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर, है ना। आर डिस्टेंस पे इनसाइड पॉइंट पे के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब हो जाता है, और आउटसाइड पॉइंट पे अगर मैं आर डिस्टेंस पे आउटसाइड पॉइंट पे कहीं बात करूं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे हो जाती है, इनसाइड पॉइंट पे हो जाती है और ये 0 हो जाती है। इनसाइड पॉइंट पे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है ई इनसाइड के लिए, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ रो आपको पता होगा कि ये चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी के टर्म में कई बार काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। कई बार जेई में क्वेश्चंस आया हुआ, जिन्होंने किया होगा समझ रहे होंगे इस बात को। ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेरी करती है आर के साथ, तो देखो 0 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। आपके सरफेस तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के होती है, और उसके बाद यहां से फिर ये इस तरीके से रिड्यूस होते होते एक्सपोनेंशियली ये कहां चली जाती है, इनफाइनाइट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, ठीक है। ऐसा हमारा एक सॉलिड स्फीयर के लिए जिसके अंदर चार्ज जो है वो कंप्लीटली पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है। अब हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इंसुलेटर हो सकता है जिसके सरफेस पे सिर्फ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या फिर ये कंडक्टर हो सकता है जिसको कुछ चार्ज दिया गया और चार्ज जो है वो सरफेस पे आ गया है। तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और सिर्फ सेंटर पे ही नहीं थ्रू आउट दिस वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। सेंटर इनसाइड पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। आउटसाइड पॉइंट पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर देखो, आउटसाइड पॉइंट पे अगर आर डिस्टेंस पे मैं बात करूं तो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ग्राफ अगर इसका बनाया जाए, ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो 0 से लेके और सरफेस तक, 0 से लेकर सरफेस तक, फ्री सरफेस तक, यहां पे इसका जो ग्राफ है वो 0 वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और सरफेस से फिर आगे ये क्या हो जाती है, आगे चल के इनफाइनाइट तक 0 होती है, इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो गया, एक हॉलो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो गया। फिर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये क्या है, ये दो चार्जेस का एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर दो इक्वल अमाउंट के बट अपोजिट नेचर के चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। और डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होता है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि Q इंटू 2 टाइम्स A, है ना, Q इंटू 2 टाइम्स A, जहां Q आइदर ऑफ द चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, बस डायरेक्शन अपोजिट, साइन अपोजिट होता है। तो Q आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इंटू 2A यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है, और ये एक डायरेक्शन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ ली जाती है, तो कन्वेंशनली इसकी डायरेक्शन -q से +q की तरफ होती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, यहां पे इसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, एक्सियल पॉइंट पे, चाहे उधर चाहे इधर, दोनों ही तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ होती है। यहाँ पे एरो का मतलब समझ रहे होगे, एरो का मतलब डाइपोल मोमेंट का एरो दिया हुआ है। यहाँ पे -q चार्ज होगा और यहाँ पे +q चार्ज होगा, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, और ये हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर दिखाया जा रहा है ना, डाइपोल मोमेंट वेक्टर दिखाया जा रहा है।
तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में लिखूंगा इट विल बी 2 kp बाई आर क्यूब, और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल मोमेंट वेक्टर होती है, E इज इक्वल टू 2 kp बाई आर क्यूब हो जाता है। ठीक है, ये हमारे एक्सियल पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल हो गया। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यहां से r डिस्टेंस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है और मैग्नीट्यूड होता है kp बाई आर क्यूब। ठीक है, kp बाई आर क्यूब, चाहे ऊपर चाहे नीचे दोनों ही डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, kp बाई आर क्यूब। मैं मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूं, अगर मैं वेक्टर के साथ लिखूंगा तो मैं यहां वेक्टर लगाऊंगा और यहां माइनस साइन लगाऊंगा, क्योंकि p वेक्टर उस डायरेक्शन में और उसके अपोजिट है। ठीक है, फिर आता है किसी जनरल पॉइंट पे, एक डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पे r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर थीटा एंगल बनाते हुए मैं अगर कोई पॉइंट p लूं, तो यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 2 kp cos थीटा बाई आर क्यूब, और एक कंपोनेंट इस तरफ होता है जो होता है kp cos थीटा kp sin थीटा, kp sin थीटा, kp sin थीटा बाई आर क्यूब, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का सम हो जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का सम हो जाती है, और ई नेट जो आता है, ई नेट आता है kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल, ये एंगल अल्फा जो इस वाली लाइन के साथ है, ये एंगल tan अल्फा जो होता है दैट इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 होता है ना, वेयर थीटा इज दिस एंगल, अल्फा इज दिस एंगल। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है, और एंगल जो बनाते हुए है पोजीशन वेक्टर उसका वो थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। किसी भी चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मैं कोई चार्ज ले आऊं उस पे कैसा फोर्स लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन को, या मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ट्रेस करते हुए अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोला जाता है। Electric field lines are imaginary lines such that tangent to which any point gives the direction of electric field। हमने ट्रेस ही वही किया है। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ये हमेशा निकलती है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है। इफ देयर इज ओनली वन पॉजिटिव चार्ज, अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के, सारी की सारी फील्ड निकल के इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होंगी, है ना। रास्ते में अगर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं मिला या आसपास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो, और अगर सिर्फ एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, अगर सिर्फ मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स यहां से निकल के इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होगी, और अगर ये अकेला नेगेटिव चार्ज है तो इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होके यहां पे टर्मिनेट होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आसपास हैं दोनों तो कुछ लाइनें यहां से निकल के इसके अंदर भी एंटर कर जाती। जैसे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखा है तो कुछ लाइंस यहां से निकलेंगी और टर्मिनेट पॉजिटिव से होंगी, और अगर पास में उसको एक नेगेटिव चार्ज मिल गया तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, वो रेशियो पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। बाकी कुछ लाइनें इनफाइनाइट तक भी जाएंगी और इसके अंदर भी कुछ लाइनें इनफाइनाइट से भी एंटर करती हुई आपको दिखाई देंगी। हाँ, किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो मुझे उस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी। प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे दो पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, क्योंकि अगर क्लोज्ड लूप बनाएंगी तो अगर किसी चार्ज को इस लूप पे छोड़ दिया तो नेट वर्क डन, अगर चार्ज घूमेगा इस पे तो Q इंटू ई आपका फोर्स हो गया, और इंटू ये लूप लेंथ, तो नेट वर्क डन जो है वो जीरो नहीं होगा, कुछ पॉजिटिव वर्क डन आने लगेगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्लोज लूप के अंदर नेट वर्क डन जीरो आना चाहिए, वो चीज हमारी यहां पे फॉलो नहीं हो पाएगी। ठीक, तीसरी बात कि जहां पे क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वहां पे मतलब उसका यह है कि वहां पे फील्ड ज्यादा है, और जहां पे दूर दूर है, क्राउडेड नहीं है,
वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उस जगह पे कम है, यहां पे फील्ड कम है और यहां पे क्राउडेड है तो यहां पे ज्यादा है। ठीक है। तीसरी बात कि चार्ज जितना बड़ा होगा उससे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, या कोई नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करूं तो चार्ज जितना बड़ा होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी। बात समझ रहे हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग एट अ चार्ज और टर्मिनेटिंग टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। और आखिरी यह है कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके आसपास दिखाऊं तो कंडक्टर से हमेशा परपेंडिकुलरली ये लाइंस निकलेंगी और परपेंडिकुलरली ही कंडक्टर के सरफेस से ये एंटर करेंगी। ठीक है। और कंडक्टर के अंदर कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर नहीं करती क्योंकि फील्ड ही जीरो होती है। ठीक है। देन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये मेरे पास अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से है तो वहां पे अगर मैं कोई एक वेक्टर, एक एरिया देखूं तो इस एरिया से कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एरिया अगर मैंने रख दिया है रास्ते में, इमेजिनरी एरिया है ना, इमेजिनरी एक एरिया है, ds छोटे से स्मॉल एलिमेंटल एरिया ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस वेरी स्मॉल एरिया d phi इज इक्वल टू E डॉट ds। E डॉट ds, E क्या है? E है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस पॉइंट पे और ds है एरिया वेक्टर, है ना, इस पॉइंट पे कितना एरिया वेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तीन केसेस ऐसे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो यही ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको यूज होते हैं। तो इनमें कैसे फ्लक्स निकालना है वो एक बार देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी गिवन एरिया से होके पास हो रही हैं तो और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंगल अगर कांस्टेंट है, एंगल बदल नहीं रहा है, तो इस केस में टोटल फ्लक्स मैं बोल सकता हूं, टोटल फ्लक्स मैं बोल सकता हूं ई ए कॉस थीटा, है ना, ई डॉट ए लिख सकता हूं। इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थीटा हर जगह सेम है, तो ई जो डी ए कॉस थीटा है वो पूरा पूरा इंटीग्रेट होके ई ए कॉस थीटा हो जाता है। अब इस केस में अगर मैं एंगल देखूं, ये मेरा एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ऑल्दो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर अगर मैं देखूं तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे होगा। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के एंगल के बीच का जो एंगल है वो एंगल यहां पे क्या लिया जाएगा? जीरो लिया जाएगा। तो जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी ई ए कॉस जीरो, दैट इज ई इंटू ए, है ना। एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। इस केस में देखा जाए तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा, सरफेस फ्लैट है, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। यहाँ पे थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और एंड इन दिस केस फ्लक्स विल बी 0 क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। cos 90 0 हो जाता है। cos 90 0, तो तीसरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारा नेट फ्लक्स इस केस में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस वाले केस में अगर देखो तो ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये हमारी फील्ड वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इस केस में जो फ्लक्स होगा दैट विल बी ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे केसेस हैं जिसकी वजह से या जिसको यूज करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, तो पहली बात किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो दो टर्मिनोलॉजीज हैं। जो फ्लक्स इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, है ना, इसको हम बोलते हैं इन फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स, और इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है। If field lines are going inside a closed surface, flux is called influx या inward flux, and if field lines are going outside the closed surface, उसको हम outward flux बोलते हैं। और टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, एक क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स की बात करूं, तो जितना फ्लक्स इनवर्ड्स जा रहा है उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड्स जा रहा है, तो बेसिकली नेट फ्लक्स इस केस में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर इन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। इस तरफ एरिया वेक्टर ऐसे है और फील्ड वेक्टर ऐसे है, तो यहां पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूज ये नेगेटिव फ्लक्स देगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करोगे ये नेगेटिव, कॉस ऑब्ट्यूज एंगल्स जो है वो नेगेटिव होते हैं।
और इस तरफ आप आओ तो एरिया वेक्टर ऐसे है और फील्ड ऐसे निकल रही है, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है, तो उस तरफ के सारे एंगल्स एक्यूट बन रहे हैं, इस तरफ के सारे ऑब्ट्यूज बन रहे हैं, तो बेसिकली कॉस थीटा का खेल है। इधर टोटल नेगेटिव फ्लक्स, उधर टोटल पॉजिटिव फ्लक्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो। देन लास्ट में हम पढ़ते हैं गॉसेस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट from a closed surface is equal to the product of algebraic sum of enclosed charges by the surface and the constant 1 by epsilon naught. That means कि E dot ds is equal to Q enclosed upon epsilon naught. लॉ क्या कह रहा है कि अगर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस तरीके से 5 हमारे पास चार्जेस हैं, यहां पे मैंने एक क्लोज्ड सरफेस बना लिया, सरफेस में भी रियल में भी इमेजिनरी, है ना, आप इमेजिनरी सरफेस भी ले सकते हैं और कोई रियल सरफेस भी वहां पे हो सकती है। तो इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर अगर मेरे पास Q1, Q2, Q3 ऐसे चार्जेस हैं, तो इनकी वजह से जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है बाहर, जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है इस सरफेस से होके जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, वो फ्लक्स किसके बराबर हो जाता है, Q enclosed upon epsilon naught. Q enclosed यानी चार्ज, टोटल चार्ज enclosed डिवाइडेड बाई epsilon naught. इस केस में अगर Q enclosed की मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, प्लस Q1 प्लस Q3 एंड माइनस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस आइदर इनसाइड और आउटसाइड द चार्जेस। ठीक है, देखो इस एक्सप्रेशन में दो टर्म होते हैं, लेफ्ट टर्म में E डॉट ds है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है ना, बेसिकली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही है, बस ये इक्वल टू दिस के हो जाता है। तो इसके अंदर जो E वाला टर्म है, हर एक अलग अलग ds पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे फील्ड जो होती है दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस आइदर इनसाइड द गॉसियन सरफेस और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, है ना। लेकिन क्यों इनक्लोज चार्ज जो हम राइट साइड में लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज चार्ज की वजह से लेते हैं। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। आउटसाइड की वजह से क्यों नहीं होता, आउटसाइड की वजह से इसलिए नहीं होता क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है, उसकी वजह से आउटसाइड चार्ज की वजह से जितना भी फ्लक्स आएगा नेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज, पर साइन में अपोजिट, क्लोज सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। तो सिर्फ इनसाइड चार्जेस की वजह से जो हम फ्लक्स लेते हैं वो लेते हैं। बट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। गॉसियन सरफेस चाहे कैसा भी ले, जो उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। चार्ज यहां कहां रखा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, अंदर अरेंजमेंट कैसा भी हो, जो टोटल फ्लक्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आखिरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, है ना, कि जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही है वो सिर्फ इनसाइड चार्जेस की वजह से नहीं होती, वो इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड चार्जेस दोनों की वजह से होती है। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू आपका पूरे चैप्टर का, काफी हाई वेटेज इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को आप यूज कर सकते हैं फॉर अ क्विक रिवीजन टूल, और इसी तरीके के और भी रिवीजन टिप्स के लिए और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स जेईई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में विद सम मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। ऑल द बेस्ट।